अगर अपने के सामने ही बोलने में हिचकिचाहट है तो जब जो पेशेंट आएगा वो तो प्योरली स्ट्रेंजर होगा, तो वहाँ कैसे बोलोगे? तो मैं स्वागत करता हूँ डॉक्टर गरिमा का। दोनों स्पीकर का जोरदार तालियों से स्वागत कर दीजिए। जब मैंने डॉक्टर श्वेता को ये रिक्वेस्ट करी कि एफोरिज्म नंबर 7 बोलना है, तो उन्होंने कहा कि सर 7 में ऐसा क्या है? तो मैंने कहा मास्टर तो आप लोगों को ऑर्गेनल के ज़्यादा पता तो आप ही लोगों को होगा कि 7 में ऐसा क्या है। इससे पहले मैं जनरली एफोरिज्म नंबर 3 का अपने हर एक लेक्चर में जिक्र करता आया हूँ और वही बताता आया हूँ कि उन्होंने सबसे पहले ये कंडीशन लगा दी थी इफ़ करके कि इफ़ यू परसीव, आपने अगर परसीव किया तो ही आपकी जो क्योर है वो पॉसिबल है, और उसके अपने एक नियम है। तो जब साथ में एफोरिज्म को पढ़ने लगा तो मैंने कहा मुझे इसको और डीप में पढ़ना चाहिए, तो मैंने डॉक्टर श्वेता को रिक्वेस्ट करी कि आप इसके बारे में बताओ और बताओ कि एफोरिज्म नंबर 7 में टोटलिटी ऑफ सिम्टम का क्या रोल है। एक्चुअली टोटलिटी ऑफ सिम्टम है क्या चीज़? मैं भाग रहा था, मैं दौड़ रहा था, मैं बैठ के चल रहा था, इस सिम्टम का अर्थ क्या निकलेगा? कहाँ तक पहुँचोगे? डिस्टेंस ही तो कवर कर रहा है, बैठ के भी, चल के भी, दौड़ के भी, लेकिन तुम उसको कैसे एनालाइज करोगे, उससे क्या इंटरप्रिटेशन निकालोगे, ये टोटलिटी ऑफ सिम्टम ही बताती है, और उसको कैसे कंसीडर करोगे टोटलिटी में। तो मैं क्योंकि हम लोग लर्निंग प्रोसेस में हैं और डॉक्टर श्वेता कई सारे लेक्चर दे चुकी हैं, लेकिन थोड़ी सी नर्वस हैं। कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेना, सब अपने ही हैं। और मैं कहता हूँ कि जब अपनों के सामने नहीं घबराना तो फिर कहीं भी आप घबरा नहीं सकते। तो डॉक्टर श्वेता से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आएँ और एफोरिज्म नंबर 7 के बारे में बताएं। डॉक्टर श्वेता। एक खास बात और है, इनके जब ये मेरे पास आती थी तो मैं इनकी ऑर्गेनल देखता था और वाकई में लाजवाब है। इन्होंने अपनी ऑर्गेनल को कुछ ऐसा कटिंग किया है कि हर एक एफोरिज्म के अपने एक मीनिंग लिखे हुए हैं। ये अभी तक मतलब मेरी पहली असिस्टेंट है जिसने अपनी बुक को ऐसे डिज़ाइन किया है, और अगर ऑर्गेनल हमारी इसी मोड में आने लगे ना तो हम लोगों को बहुत आसान हो जाएगी ऑर्गेनल पे। तो अभी डॉक्टर श्वेता दिखाएंगे, वो तो एक्चुअली हमें देखना थोड़ा नहीं लगेगा, ये समझाएंगे तभी पता लगेगा। तो हाँ जी बिल्कुल, डॉक्टर श्वेता बताएंगे करा कैसे इन्होंने मीनिंग निकाला। डॉक्टर श्वेता। थैंक यू सर। Good afternoon all of you. I really want to thank DHMA, our President Dr. VP Singh, our Vice President who is not there, Dr. Y Singh, and last not the least, Dr. Deepak Sharma for inviting me and giving me such an opportunity to share my experience on Aphorism 7. Thank you sir. Not inviting, give an opportunity to speak here, because you are the pillar of this system. Thank you so much sir. Yes, जब डॉक्टर दीपक शर्मा ने मुझे बोला कि आपको लेक्चर देना है और इट इज़ ऑलरेडी डिसाइडेड, मुझसे पूछा नहीं गया, मुझे बताया गया और टॉपिक भी ऑलरेडी डिसाइडेड था अफोरिज्म 7, और मेरा यही क्वेश्चन था सर वाई अफोरिज्म 7 ओनली, मतलब, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया इस चीज़ का और मैं खुद ही ढूंढती रही आखिर अफोरिज्म 7 में ऐसा है क्या जो मुझे बताना है, जो अभी तक किसी ने शायद नहीं पढ़ा या नहीं समझा। तो लेट्स अंडरस्टैंड अफोरिज्म 7। Now, as in a disease from which no manifest, exciting and maintaining cause, that is called the occasionalist, has to be removed, we can perceive nothing but the morbid symptoms it must regard being had to the possibility of a miasm, and attention paid to the accessory circumstances that is given in aphorism 5. Be the symptoms alone by which the disease demands and points to the remedy suited to relieve it, and moreover the totality of these its
symptoms of this outwardly reflected picture is the internal essence of the disease, that is, of the affection of the vital force, must be the principle or the sole aim, the sole means whereby the disease can make known what remedy it requires. The only thing that can determine the choice of most appropriate remedy, and thus, in a word, the totality of the symptoms must be the principle. Indeed, the only thing the physician has to take note of in every case of the disease and to remove by means of his art, in order that it shall be cured and transformed into health. Now, in this aphorism, Dr. Hahnemann told us, gave us two-fold classification of disease. उन्होंने हमें बताया कि actually disease है क्या? What is disease? What is the classification of disease? And he divided into two: disease associated with the exciting and maintaining causes, that is causa occasionalis. What you will term it as, you can term it as indisposition, right? And the second, disease with the no manifest exciting and maintaining causes, that is, there will be, you will not get any causa occasionalis, no exciting and no maintaining causes are there, but miasm is involved, right? Now, what is indisposition then? कोई बताएगा? What is indisposition? Inclination towards something. What? Anyone? What is indisposition? No one? Natural behavior of a person. Okay, and then what is indisposition? Inclination from their natural behavior, that's not indisposition. जैसे मेरा behavior है jolly वाली, अगर मैं उससे incline हो जाता हूँ, that's indisposition. Okay. Anybody else? Now, Dr. Hahnemann in aphorism 77, he explained indisposition as those states of ill health, which persons bring upon themselves disappear spontaneously, right? Those states of ill health which persons bring upon themselves disappear spontaneously. मतलब अपने आप ही disappear हो जाएंगी without medicines, right? You don't need to give medicine in indisposition. They will go spontaneously by itself. Under an improved mode of living, provided no chronic miasm lurks in the body. There is no involvement of miasm, right? And it will go spontaneously under an improved mode of living, under an improved diet and regimen, right? No chronic miasm lurks in the body, and they cannot be called chronic diseases. They are not diseases actually. Okay? Clear? Then, in short, indisposition is mild illness, state of illness only, not disease. Then there is slight alteration of health. There is slight alteration of health, no miasm involved, right? They will dispel by alteration in the diet and regimen only. You don't need to give medicine. They will be the indisposition will be removed only by alteration in diet and regimen. No medicine is needed at that time, right? Generally ceases spontaneously without medicine. Then we have to, अब हमने indisposition पढ़ लिया है, तो we have to classify कि indisposition भी कितने टाइप की होती है. Anyone? Indisposition, types of indisposition? No?
exciting and maintaining causes are involved. On that basis, I have classified indisposition as into natural indisposition and artificial indisposition. Right? Natural indisposition, they can be, state of illnesses can be acute and can be chronic. Right? Acute because of what factors are involved in it? What are the causes? Exciting and maintaining causes. Right? In acute, what can be the cause? Exciting cause. So, acute indisposition is because of exciting causes, they are due to exciting causes. And chronic indisposition then, not only maintaining causes, because in chronic indisposition there can be acute exacerbation of illness. So, both exciting and maintaining cause. Right? Next is artificial indisposition. This I will explain later. Now, acute due to exciting causes, and I have said कि medicines की ज़रूरत नहीं है. Right? तो acute क्या हो सकते हैं? Example, पेशेंट आया, मैंने एक रात पहले बहुत सारा फ्राइड फूड खाया, बहुत स्पाइसी थिंग्स खाई, पार्टी में गए थे एंड पेट खराब हो गया, डायरिया हो गया नेक्स्ट. ठीक है, तो आप क्या करोगे? You will give what, medicine? Yes or no? There is slight alteration of health. कितनी बार स्टूल गए? 2 बार ही गए, लूज मोशन हो गए. Is it a big deal? No. So what you will do? Placebo, and you will manage the case. What will you do? You will tell him कि लाइट फूड खाना है, ठीक है, जो डायरिया हो रहा है तो पानी बढ़ा दो, ठीक है, और क्या खाओ, खिचड़ी खाओ, दलिया खाओ, ठीक है, इस तरह से यू विल मैनेज. तो इट इज़ बिकॉज ऑफ व्हाट? एक्साइटिंग कॉज. वो जो फ्राइड फूड खाया और जो स्पाइसी फूड खाया, दैट विल बी द एक्साइटिंग कॉज, एंड यू हैव टू रिमूव दैट. वो अपने आप से जो हेल्थ है वो रिकवर हो जाएगी विदाउट मेडिसिन. यू डोंट हैव टू गिव मेडिसिन एट दैट टाइम. But if it is very severe, then you have to give Naxomica or other Pulsatilla, any other medicine, right? लेकिन you have to judge कि मैं medicine दूँ या सिर्फ management से ही जो illness है वो remove हो जाएगी. Next is chronic. Chronic is due to exciting and maintaining causes. Have you heard this chronic indisposition before? सुना है indisposition के type? या chronic indisposition क्या हो सकती है? और डॉक्टर हैनीमैन ने इसको क्या टर्म दिया है? chronic indisposition. Very right. Pseudochronic diseases due to exciting and maintaining causes. That is in aphorism 77. They are inappropriately called chronic. They are not real chronic disease. They seems like to be real chronic diseases, but they are due to the exciting and maintaining causes, and they occur in person who exposes themselves continuously to avoidable noxious influences, that is maintaining causes, right? And there can be prolonged abstinence from things that are necessary for the support of life. Okay, clear? Now, for example, addiction, alcohol, alcoholic drinks, drugs, tobacco, cannabis or opioids, even excess of tea and coffee. They can maintain a disease or they can excite a disease, right? Irregular eating, overeating, inadequate eating, unhygienic living conditions, right? Damp places में रह रहे हैं, ठीक है, अस्थमा हो गया, respiratory diseases आ रहे हैं लेके, और when you inquire, they said कि damp places में रह रहे हैं, तो what will you do? Natrum salt. You'll give natrum salt, but you have to see कि
कितना क्रॉनिक है और क्या वो जो कंडीशन है, जिस अनहाइजीनिक लिविंग कंडीशन में पेशेंट रह रहा है, क्या सिर्फ वही हटाने से उसकी हेल्थ रिकवर हो जाती है? तो फिर मेडिसिन की ज़रूरत क्या है? सिर्फ जो मेंटेनिंग कॉज है, जब तक हम वैसे भी जब तक मेंटेनिंग कॉज नहीं हटाएंगे तो डिजीज तो क्योर तो पॉसिबल है ही नहीं। The physician's high and only mission is to restore the sick to health, to cure. जब तक आप एक्साइटिंग एंड मेंटेनिंग कॉजेज हटाएंगे नहीं, जब तक आप पेशेंट को उस डैम प्लेस पे जो उसकी डिजीज को एक्साइट करता है, जब तक आप वहाँ से नहीं हटाएंगे तो क्योर पॉसिबल है नहीं। तो for cure we have to remove the exciting and maintaining causes, that is causa occasionalis. जब तक आप वो नहीं हटाएंगे तब तक क्योर पॉसिबल नहीं है। और दूसरा कि these are indispositions itself. Chronic diseases कब बनेगा? जब prolonged abstinence होगी या prolonged इस तरह की exercise होगी, रही ज़्यादा बहुत साल हो गए, then miasm will be involved. स्टार्टिंग में क्या होगा? स्टार्टिंग में these are only indispositions, not diseases. डिजीज सिर्फ तब बनेगी जब miasm इन्वॉल्व होगा, and then you have to give the medicine. Then there is a role of medicine, right? Next is anxiety, stress or prolonged grief, right? Fear before examination, vomiting हो गई, डायरिया हो गया, भूख नहीं लग रही, लॉस ऑफ एपेटाइट, क्या करेंगे? मेडिसिन दे देंगे सबको। एंजाइटी है, फॉर अ टाइम बीइंग है, जब तक एग्जाम नहीं हो जाता तब तक हो रही है, ठीक है? एग्जाम हो गया उसके बाद खत्म, कुछ भी नहीं, भूख भी लग रही है, डायरिया, मोशन भी नहीं गए और वॉमिटिंग भी नहीं हुई, ठीक है? फॉर अ टाइम बीइंग। तो दीज आर ओनली इल हेल्थ, दीज आर स्टेट्स ऑफ इल हेल्थ, ओनली इंडिस्पोजिशन, ठीक है? अगर सिवियरिटी होगी तभी मेडिसिन की ज़रूरत है फॉर स्पीडी रिकवरी, राइट? देन आर्टिफिशियल इंडिस्पोजिशन, व्हाट इज दैट? आर्टिफिशियल, anyone? What is artificial indisposition? Artificial means you are inducing something, you are exposing to something that is external resources, right? क्या हो सकती है? डॉक्टर हैनीमैन ने ही एक्सप्लेन करी है, ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन में ही की है, स्पेसिफिक एडिशन जो आप पढ़ते हैं उसी में की है। तो व्हाट इज दैट? आर्टिफिशियल, इल हेल्थ, आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड, व्हाट कैन बी दैट? क्या हो सकती है? नो, और कुछ? ऑक्यूपेशनल? नो, आर्टिफिशियली इंड्यूस कर रहे हैं हम। That is in our drug proving. What happens there? They are caused by taking medicines, right? Illness caused by taking medicine. Given in aphorism 141 footnote. And it is not injurious to health. It only makes the immune system stronger, expert in repelling all the external influences, natural and artificial, that are inimical to his prey. ठीक है? They will only increase the resistance power and health becomes more unalterable and more robust. ठीक है? In drug proving it is, we are doing this thing कि we are giving medicines and symptoms produce होते हैं, artificially induce कर रहे हैं ना, symptoms produce हुए, then it will go जब आप मेडिसिन स्टॉप कर देंगे और जब एक्शन ऑफ मेडिसिन जो है वो खत्म हो जाएगा, then there will be only
What left? Only health, right? Then what are true diseases? This is all about indisposition. Now true diseases where miasm is involved, psora, syphilis and psychosis. And in true diseases, in true real chronic diseases, we need to give our homeopathic medicine. And what is the aim of treatment? क्या करते हैं हम? Is it symptomatic treatment or symptomatological treatment? What we do? जो symptoms मिले बस वो हटा दो, remove the symptoms only? No. What we remove? To cure, what we remove in a person? Totality of symptoms. Is it correct? Dr. Hahnemann ने लिखा है totality of symptoms. Outwardly reflected picture of disease. What is that? We termed it as totality of symptoms. Are you sure? Dr. Hahnemann ने यही लिखा है totality of symptoms. Symptom is right. Sorry, it is totality of the symptoms. Right? Dr. Hahnemann ने कहीं भी नहीं लिखा पूरी ऑर्गेनॉन छान मारो, कहीं नहीं लिखा totality of symptoms. He has written totality of the symptoms. And there is significance of this the symptoms. जब भी हम केस टेकिंग करते हैं हम सारे symptoms थोड़ी ना ले लेते हैं, सारे symptoms काउंट करते हैं totality में. Totality of the symptoms means we are taking a group of symptoms. We are making a group of symptoms that individualize a case. Right? So, totality of the symptoms is the sole means by which the disease demands and points to the choice of most appropriate remedy. Totality of the symptoms is the sole means or the principle. ठीक है, जिसके थ्रू we get a remedy, similimum. What is that? In aphorism 7 it is written, totality of the symptoms is outwardly reflected picture of the internal essence of the disease, that is the affection of vital force. There is something missing. Outwardly reflected picture of the internal essence of disease, that is the affection of vital force. कैसे पता चलेगा? Outwardly reflect होगा कुछ. Symptom की definition हम यही पढ़ते आ रहे हैं, right? लेकिन कैसे outwardly reflected picture कैसे पता चलेगा? In aphorism 6 it has been given, the changes in the health of the body and the mind, that is morbid phenomena, accidents and symptoms. Aphorism 6 में दिया हुआ है. तो outwardly reflected picture of the disease हमें कैसे पता चलेगी? When it is perceived to our senses. ठीक है? कैसे पता चलेगा? हमें कैसे पता चलेगा? Patient ill feel कर रहा है, हमें कैसे outwardly reflect होगा? ठीक है? What is perceived by our senses, and this is symptom is a sensible manifestation of disease. ठीक है? हमारी senses जो है, जो भी perceive करेगी, that is a symptom. Not only जो outwardly हमको अगर eruption दिख रहा है, not only that is perceived by our senses. Restless है patient, तो आपको दिखेगी ना वो चीज. You can perceive it. Patient आपको थोड़ी बताएगा, सारे patient नहीं बोलते मैं restless feel कर रहा हूँ. That you have to perceive. Right? Now notices, what we take note of, totality of the symptoms we have to cure, and
These are only the deviation from the former healthy state of now diseased individual. That is the true and only conceivable portrait of disease. And how we can form the portrait of disease? They are felt by the patient himself, right? Remarked by those around him, friends, relatives, and observed by the physician himself, right? And we have to give importance to our patient first. जो patient ने बोला, we have to give importance to that what he is saying. मैं ऐसा फील कर रहा हूँ, ज़्यादा इम्पोर्टेंस तो पेशेंट को ही देनी है ना हमने. एंड एट द सेम टाइम वी हैव टू जज कि पेशेंट सही भी बोल रहा है. देयर आर हाइपोकॉन्ड्रियाक पेशेंट, दे आर इंडोलेंट पेशेंट, तो वी हैव टू एट द सेम टाइम वी हैव टू जज कि कितना सच है. और जज कैसे करोगे? बाय हिज ओन एक्सप्रेशन. ओके. Now, in a given case, then, in true real chronic disease, we have to remove the totality of the symptoms, removal of the whole of the perceptible signs and symptoms of the disease that is given in Portion 17. We can remove, when we remove the totality of the symptoms, we can remove the disease in its whole extent. We have to remove all the perceptible signs and symptoms. Then only we can regain that health. That is only the ideal cure, and that is the transformation into health. Thank you. थैंक यू डॉक्टर श्वेता. तो एक बात तो क्लियर हो गई, द टोटलिटी ऑफ द सिम्टम है. समझ में आ गया सबको? मैं भी टोटलिटी ऑफ सिम्टम ही समझता था. थैंक यू डॉक्टर श्वेता. किसी को कोई कंफ्यूजन? ठीक है. नाउ आप इनवाइट करते हैं NHMC के, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं. फिर भी मुझे लगता है कम है, फिर भी कम है. और मैं चाहता हूँ कि इंकरेजमेंट होना चाहिए, इसलिए तो इन सबको लेकर के आ रहे हैं. और आप लोगों का भी नंबर आ सकता है. ऐसा नहीं कि आप लोग झूठे हो या आपका नंबर नहीं आएगा. आपका भी नंबर आ सकता है. किसी को भी मैं इनवाइट कर सकता हूँ. थोड़ा सा मुझे भी गाइडेंस चाहिए कि आप लोग क्या बोलना चाहते हो. आओ, मैं अपनी एक कहानी बताता हूँ कि जब हमारे बॉस का लेक्चर होता था तो पूरे में धमाल मचा रहे थे. रात को सोने नहीं देते हॉस्टल में. कहते यार क्या करना है. मैंने कहा बॉस एक काम करो यार, ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो आप अपने क्वेश्चन तैयार कर लो, हम ही पूछ लेंगे. और हम पूरे कॉलेज से इतने एक्साइटेड होकर के जाते थे कि मैंने कहा बॉस हमारे लिए टिकट अलग से वो रखो, चाहे आप स्पॉन्सर करो चाहे जो भी करो, लेकिन हम लोग आएंगे. पूरा कॉलेज जाता था, पूरा कॉलेज. और वहाँ इतना इंजॉय करते थे. और बॉस के लिए, बॉस को ही पहले क्या कहते थे, बॉस आप चिंता मत करना, तालियां हम पे हैं. तो अगर आपके NHMC की इतनी कम स्ट्रेंथ है तो गलत है. हो सकता है एडमिशन ही इतने हों तो बात दूसरी है, वरना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था आज NHMC को होना चाहिए था. तो मैं स्वागत करता हूँ डॉक्टर गरिमा जिंदल का, जो आज हमें पोटेशियम साल्ट के बारे में बताएंगी और जो काली ग्रुप है उसकी करेक्टरिस्टिक. हालांकि जो मैंने सोचा था, हम पहले काली ग्रुप के जितनी भी मेडिसिन हैं उनका एक कंपेरेटिव स्टडी करना चाह रहे थे, लेकिन वो एक बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा. तो अभी चाहते हैं कि जो काली ग्रुप के कॉमन सिम्टम्स होते हैं कि कैसे आप रिकॉग्नाइज करोगे कि काली ग्रुप है. अभी से डॉक्टर श्वेता ने बताया ना कि ऑब्जर्व करना है, तो वो जो ऑब्जर्वेशन है वो सबकी इंडिविजुअलाइज होती है और सबकी अलग अलग होती है. ऐसा भी नहीं है कि मतलब हर एक केस काली ग्रुप को पहचान लेगा, लेकिन फिर भी सिमिलरिटी वही है, एसेंस वहीं से ही आएगा. तो वो एसेंस क्या है डॉक्टर गरिमा जिंदल बताएंगी. डॉक्टर गरिमा. थैंक यू सर, मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए यहाँ पे. गुड आफ्टरनून. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ काली ग्रुप. हम लोग कोई भी ग्रुप स्टडी करने से पहले ना उसकी बेसिक फिजियोलॉजी की, वो किस एलिमेंट से बना है और उसके पीछे की क्या चीज़ें हैं, क्या फिजियोलॉजी रहती है, वो पढ़ते हैं. तो काली ग्रुप, काली पोटाशियम सॉल्ट से बना है. हमें पोटाशियम कहाँ से मिला इसका नेम?
इस एलिमेंट को हम लोग एशेज ऑफ प्लांट से बनाते हैं, तो वी गॉट द नेम पोटैश। पोटेशियम हमारी बॉडी का बहुत एक चीफ एलिमेंट है जो इंट्रासेलुलरली सेल्स में प्रेजेंट होता है अगेंस्ट सोडियम। सोडियम इज एक्स्ट्रासेलुलर एलिमेंट एंड पोटेशियम इज द इंट्रासेलुलर एलिमेंट। बेसिकली पोटेशियम का जो एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है इट इज बॉडी सेंट्रिक। केमिस्ट्री में पढ़ते हैं हम लोग 12th क्लास में स्ट्रक्चर कैसे रहते हैं एलिमेंट के, तो बॉडी सेंट्रिक होता है +1 वैलेंसी वाला। तो जो जैसे इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर है ना वैसे ही हमें कालिक्स की पर्सनालिटीज मिलती हैं, बहुत बॉडी सेंट्रिक होती हैं, अपने लिए अपने बारे में सेल्फ सेंटर्ड रहते हैं, उनको फियर ऑफ हेल्थ रहता है, एंजाइटीज रहती हैं हर टाइम पे। पोटेशियम का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत हाई होता है। सिमिलरली जो पोटेशियम कालिक्स के जो पेशेंट्स होते हैं वो उनका बहुत हाई फ्रीजिंग पॉइंट होता है, वो बहुत ऑब्स्टिनेट और रिजिड रहते हैं। जब हमें वो पेशेंट मिलेगा ना क्लिनिक पे तो वो बहुत एक फिक्स आइडिया का रिजिड पेशेंट मिलेगा जिसको हमें कुछ भी कन्विंस करने के लिए, कुछ भी बोलने के लिए बहुत अच्छे लेवल पे जाना पड़ेगा बिकॉज का हाई मेल्टिंग पॉइंट है। थर्ड थिंग इज पोटेशियम की कंसंट्रेशन हमारी बॉडी में जहाँ भी ज़्यादा होती है बिकॉज इट्स इंटरसेलुलर एलिमेंट, तो उस जगह पे वाटर को अपनी तरफ एक्सट्रैक्ट करता है, इट ड्रॉज वाटर इनसाइड जहाँ भी होता है। तो हमें जो पेशेंट मिलेगा वो बहुत इडिमाटस होगा, उसको इडीमा स्वेलिंग्स होंगी बॉडी में, एंकल इडीमा, पफीनेस। इसका कंपैरिजन है कि काली ग्रुप की डेमेटिक का जो पफीनेस है वो अपर आईलिड में है, एपिस का लोअर आईलिड में और फॉस्फोरस का बोथ आईलिड्स में। हमें कंपैरिजन मिलता है। कॉन्स्टिट्यूशनली जब हम पेशेंट को देखते हैं तो बहुत फैट फ्लैबी पेशेंट्स मिलेंगे, बल्कि होंगे, उनकी स्किन बहुत डर्टी और ड्राई मिलेगी हमें। मेंटल एवोल्यूशन में अगर हम काली ग्रुप का देखते हैं, जो हम मेंटल स्फीयर स्टडी करते हैं, तो एक वर्ड आता है, आप कितनी भी बुक्स पढ़ेंगे सब में एक वर्ड लिखा होता है कंसेंटियसनेस, जिसका डिक्शनरी वाइज मीनिंग आता है कि वो बहुत ज़्यादा ड्यूटी बाउंड होते हैं, अपनी ड्यूटीज़ के लिए उनको फुलफिल करने के लिए बहुत डेडिकेशन रहता है। उन्हें अपने काम से इतना मतलब नहीं है, ऐसा नहीं है कि उन्हें अपने काम करना बहुत पसंद है, बट ड्यूटी बाउंड होगी क्योंकि उन्हें वो काम ड्यूटी एज अ ड्यूटी असाइन किया जाए तो वो ये काम करना पसंद करते हैं। अब कंसेंटियसनेस को 6S के फॉर्म में पढ़ते हैं। 6S, पहला S आता है स्ट्रांगली प्रिंसिपल। उनकी लाइफ में पूरे लाइफ टाइम में कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स रह चुके होते हैं जिन प्रिंसिपल्स को वो फॉलो करते हैं। फॉलो ऐसे करते हैं कि अगर उन्हें बोला जाए आपको स्ट्रेट लाइन पे चलना है तो वो उसी पे चलेंगे, ना राइट ना लेफ्ट। इतने स्ट्रांगली प्रिंसिपल लोग होते हैं। जैसे कि हमारे आर्मी मैन, गवर्नमेंट सर्वेंट्स या बैंक वर्कर्स होते हैं, जितने भी सर्विस में लोग होते हैं वो लोग ऐसे ही एक फिक्स उसमें रहते हैं। सेकेंड ऐसा आता है स्ट्रिक्ट रूटीन उनका इतना स्ट्रिक्ट होगा कि अगर उनको टाइम शेड्यूल में पता है कि हमें 7 बजे उठना है, 7:15 बजे ब्रेकफास्ट करना है, 7:30 बजे घर से निकलना है, तो वो इस रूटीन में अपने लाइफ टाइम ऐसे ही रहते हैं, उनका रूटीन कभी डिस्टर्ब नहीं होता। आप जब केस टेकिंग करेंगे तो आपको यही मिलेगा कि उनका रूटीन हमेशा वो बोलेंगे हम लोग बहुत फिक्स्ड है, हमारा रूटीन यही चलता है और लाइफ टाइम से हमेशा से ऐसे ही होता है। थर्ड इज स्ट्रॉन्ग वैल्यूज। इंडियंस में हम लोग देखते हैं कि हमारे ना पुराने ज़माने से बहुत कस्टम्स और बहुत वैल्यूज रहती हैं, तो वो अपनी वैल्यूज को 50s 60s पुराने अपने ग्रैंड पेरेंट्स के ज़माने की वैल्यूज को इतना अपने साथ लेके चलते हैं कि नहीं हमारी वैल्यूज है, इनको हम नहीं छोड़ेंगे। अभी कितना जनरेशन चेंज हो रहा है, कुछ भी चेंजेस आ रहा है, उनको उससे कोई मतलब नहीं है, उनको चेंज नहीं होना, वो लोग अपने इसी वैल्यूज में बंधे रहेंगे और आगे भी एक्सपेक्ट करते हैं कि आगे जनरेशन भी इसी वैल्यूज में रहेगी। फोर्थ ऐसा आता है सीरियस एंड सिंसियर। वो लोग इतने सीरियस हैं, सिंसियर हैं कि अगर आप लोग को कोई काम असाइन किया है तो वो डेफिनेटली कंप्लीट होगा। ऐसा नहीं होगा कि अच्छा हमने काली ग्रुप की किसी उसको पर्सनालिटी को एक काम दिया है और हमें उसके लिए बार बार सोचना पड़े, रिमाइंड कराना पड़े। वो लोग अपनी हार्डवर्क से, अपनी कंसिस्टेंसी से ये काम कंप्लीट करके देंगे। ये क्वालिटी कैलकेरिया ग्रुप में भी आती है कि वो लोग भी अपना काम पूरा करते हैं, बट कैलकेरिया ग्रुप बीइंग लेजी एंड लेथार्जिक, वो लोग अपना काम पूरा नहीं कर पाते, बट काली ग्रुप मेक इट श्योर कैसे भी करना पड़े, ज़्यादा मेहनत करनी पड़े, उसको किसी भी तरीके से वो कंप्लीट कर देंगे। फिफ्थ टेस्ट हमारा आता है स्ट्रॉन्ग इमोशंस एंड माइंड। इन्होंने अपने माइंड को इतना ट्रेन किया होता है, इतना मेंटली ट्रेन होते हैं कि अपने इमोशंस जो कभी कभी इनको रूटीन से हट के जाने के लिए बोलते हैं, अपने रूटीन नहीं छोड़ेंगे, अपने इमोशन को सप्रेस कर लेंगे बट अपना रूटीन कभी नहीं छोड़ेंगे, हमेशा अपने इमोशन को सप्रेस करते रहते हैं। सिक्स्थ आता है स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ड्यूटी विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जैसे कि हमारे आर्मी वाले लोग हैं, उनको पता है कि हमारी ड्यूटी है, हमें अपने देश की सेवा करनी है, तो हम इसको कभी नहीं छोड़ेंगे, अपने ड्यूटी को उन्होंने कभी नहीं छोड़ना।
इस रूटीन में वो इतना फिक्स होते हैं कि अगर उनका ये रूटीन कभी किसी कारण से हिल जाए, कभी उनको ओवर स्टडी करना पड़े, ओवर एक्सर्शन लेना पड़े, या फिर कोई नेचुरल चीज़ की वजह से उनका ये रूटीन डिस्टर्ब हो जाए, तो उनमें हमें सिम्टम्स दिखते हैं। इसलिए हम हर जगह पढ़ते हैं एलिमेंट फ्रॉम ओवर एक्सर्शन, एलिमेंट फ्रॉम ओवर स्टडी। हमें हमेशा जो भी रूटीन से हटती चीज़ें उनके साथ होती हैं, उससे हमें इसमें एलिमेंट्स मिलते हैं। एक बहुत पेक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक आता है काली ग्रुप का कि उनको कंपनी का डिज़ायर है। अब डिज़ायर फॉर कंपनी तो बहुत सारे ड्रग्स में मिलता है कि अकेले नहीं रहना या सॉलिट्यूड अनबियरेबल है। इसमें डिज़ायर फॉर कंपनी इसलिए नहीं है क्योंकि वो बहुत सोशल है, सोशल बटरफ्लाई जैसे कि उनको बहुत फेम चाहिए, अपने आसपास लोग चाहिए। नहीं, इसलिए उनको कंपनी का डिज़ायर इसलिए है क्योंकि उन्हें ओपिनियन चाहिए औरों का, उन्हें अप्रेजल चाहिए। वो चाहते हैं कि लोग उन्हें अप्रिशिएट करें, जितने वो रूटिनिस्टिक हैं, इस चीज़ को एक्नॉलेज किया जाए और उनको अप्रेज किया जाए। इसलिए उनको अपने आसपास हमेशा डिज़ायर रहता है। अभी हमने जो बात करी, ये बात थी बैलेंस काली की, लेकिन जब ये डिजीज स्टेट में आती है, ये हेल्दी स्टेट थी, जब ये डिजीज स्टेट में हमें कंडीशन मिलती है तो इनका जो रूटीन है, ये जो रिजिडिटी है, ये मेंटल सिम्टम्स प्रोड्यूस करती है। ये रिजिडिटी उनके लिए ऐसी प्रूव हो जाती है कि वो किसी भी एडवर्स सिचुएशन में अडाप्ट नहीं कर पाते, एकदम से वो एंशियस हो जाते हैं, रेस्टलेस हो जाते हैं, फियर हो जाता है उनको चीज़ों का। इसी रूटीन के साथ साथ, क्योंकि उनको पता है वो रूटीनिस्टिक है बट बाकी पूरी दुनिया उनके अकॉर्डिंग नहीं चल रही, तो उनको चीज़ों को लेके इनसिक्योरिटी स्टार्ट हो जाती है। इनसिक्योर फॉर देयर रिलेशंस, इनसिक्योर फॉर देयर थिंग्स, इतना पोजेसिवनेस कि उनको अपने बेड से भी पोजेसिवनेस होती है। सुबह सो के उठते हैं तो भी उनको उससे पोजेसिवनेस है। इसलिए सारी एलिमेंट्स काली की अर्ली मॉर्निंग एग्रीवेशन आती है पोजेसिवनेस की वजह से। वो लोग बहुत ओवर सेंसिटिव हो जाते हैं मेंटली और फिजिकली, किसी भी स्टिमुलस को लेके, चाहे वो मेंटल लेवल पर हो चाहे वो फिजिकल लेवल पर हो, एकदम से रिएक्शन आता है। एंड द थर्ड थिंग इज, वो अपनी ड्यूटी बाउंड है बट ड्यू टू देयर रिजिडिटी, ड्यू टू देयर स्टबर्ननेस, वो एवर्स टू वर्क हो जाते हैं। एक टाइम पे आके दे डोंट वांट टू वर्क, दे जस्ट वांट टू लाई डाउन एवरी टाइम। पोटेशियम हमारा इंटरसेलुलर एलिमेंट है, जैसे कि मैं बताया पहले भी, तो इसके जितने भी हमें सिम्टम्स मिलते हैं ना, वो बहुत डीप होते हैं। अब इंटरसेलुलर है मतलब डीपेस्ट लेयर है हमारी बॉडी की, अंदर प्रेजेंट है, तो सारे सिम्टम्स डीप होंगे। अल्सर्स हैं, परफोरेटिंग अल्सर्स, जैसे हमें काली बाइट में मिलता है, परफोरेटिंग अल्सर्स हैं, सेप्टम परफोरेट हो रहा है, लैरेंजियल परफोरेशन है। एंड डायरेक्शन ऑफ सिम्टम्स भी इसकी हमेशा सेंटर से पेरिफेरी की तरफ रहती है। सारे सिम्टम्स मूव फ्रॉम सेंटर टू द पेरिफेरी। फिजिकल सिम्टम्स में इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है वीकनेस। वीकनेस पढ़ा है सबने काली ग्रुप में। अब इसकी वीकनेस नॉर्मल वीकनेस नहीं है, इसकी वीकनेस ऐसी है कि चाहे कुछ काम करें चाहे ना करें, थोड़ा भी उन्होंने एफर्ट करा है नहीं करा, इनको हमेशा ऐसा होता है कि वी हैव टू लाई डाउन, वी नीड टू लाई डाउन एंड प्रेस देयर बैक एक रहेगा और वीकनेस रहेगी, विच इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल द काली कंपनी। वीकनेस सिर्फ फिजिकल लेवल में नहीं है, मेंटल लेवल पर भी है, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अवर्जन टू वर्क एंड दे वांट टू क्विट एवरीथिंग। वन थिंग इज दैट पेन 4 टाइप के हैं, शिफ्टिंग, पुलिंग, ड्राइंग एंड स्टिचिंग। शिफ्टिंग, पुलिंग, ड्राइंग एंड स्टिचिंग। शिफ्टिंग पेन इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल द काली रेमेडीज, स्पेशली काली बाइट के अंदर फिंगर टिप से कवर कर सकते हैं हम पेन, विच शिफ्ट रैपिडली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इसके पेन को हमने बेलाडोना से कंपेयर किया है। दे कम सडनली एंड गो सडनली, एकदम से आते हैं, एकदम से जाते हैं और शिफ्ट करते हैं अपनी जगह, कभी भी एक जगह में नहीं होंगे। पेशेंट बताएगा अभी यहाँ हो रहा है, फिर दूसरी जगह पर हो रहा है, हमेशा पोजीशन चेंज रहेगी। पुलिंग पेन्स हैं, ड्राइंग पेन्स हैं। काली कार्ब के जो पेन्स होते हैं, बैक एक होता है, वो अप एंड डाउन पुल कर रहा होता है मसल्स को, जैसे बहुत ज़्यादा मसल्स को एक दूसरे की तरफ खींचा जा रहा है। पुलिंग और स्टिचिंग पेन्स होते हैं। एक और कैरेक्टरिस्टिक आता है डिस्चार्जेस, क्योंकि पोटेशियम का एक्शन म्यूकस मेम्ब्रेन पर होता है, तो हमें डिस्चार्जेस मिलते हैं, प्रोफ्यूज कैथेड्रल डिस्चार्जेस मिलते हैं सभी ड्रग्स में, डिपेंडिंग अपॉन द सॉइल। जैसे काली म्यूर में क्लोरीन की वजह से वाइट डिस्चार्जेस मिलते हैं। वाइट डिस्चार्जेस हर जगह पे, टंग कोटेड वाइट एक्सपेक्टोरेशन, वाइट सिल्वरी स्केल्स ऑफ स्किन, वाइट पस्टुलर एरप्शन, एवरीथिंग विल बी वाइट इन काली म्यूर। अगर हम पढ़ते हैं ना जब काली म्यूर, तो अरे सब कुछ वाइट है, सारे पोजीशन वाइट लिख देना, पेपर पास हो जाएगा। सिमिलरली काली सल्स में सारे डिस्चार्जेस येलो हैं। सल्फर की प्रेजेंस, सल्फर एज ए एलिमेंट वो येलो कलर का होता है, तो उसके सारे डिस्चार्जेस येलो, सेम टंग येलो, एक्सपेक्टोरेशन येलो, एवरीथिंग इज येलो इन दैट। थर्ड इज काली आयोड, जिसके ग्रीनिश डिस्चार्जेस हैं, जिसको हम पल्स से कंपेयर करते हैं, येलो ग्रीनिश डिस्चार्जेस, सारे उसके डिस्चार्ज ग्रीन है आयोडीन की प्रेजेंस की वजह से।
अब हम मियाज़मेटिक क्लीवेज की बात करते हैं काली ग्रुप का। काली ग्रुप में कोई भी एक मियाज़म प्रीडोमिनेंट नहीं है, थोड़ा बहुत हम सिफिलिटिक कह सकते हैं। बाकी सोरा, साइकोसिस और सिफिलिस तीनों मियाज़म अलग अलग रेमेडीज में हमें दिख जाते हैं। अगर हम एंटीसोरिक की बात करें तो काली कार्ब इज द एंटीसोरिक रेमेडी ऑफ द काली ग्रुप। इसमें हमें इजी एक्सपोजर टू कोल्ड, ओवर सेंसिटिवनेस, फियर, ये सारे जो स्टोरिक सिम्टम्स होते हैं, डिजायर फॉर स्वीट एंड सॉर एंड मेजर स्टोरिक सिम्टम्स, साथ में काली कार्ब का पेक्युलर सिम्टम एक है एडिमा ऑफ द अपर आईलिड, एंड उसको ना चोकिंग सेंसेशन बहुत रहता है। एनीथिंग इट ईट्स इट गोज डाउन द रॉन्ग वे, स्पिट स्प्लिंटर सेंसेशन रहती है, एंड एक ट्रायो पैरेंटल में लिखा हुआ है स्वेट, बैकएक एंड वीकनेस इज द ट्रायो ऑफ काली कार्ब। अगर हमें ये ट्रायो मिला है तो हमें काली कार्ब को दे देना चाहिए एंड इट विल वर्क गुड। काली कार्ब की एक और एलिमेंट बहुत पेक्यूलियर है कि प्रेगनेंसी, लैक्टेशन, मेट्रोरेजिया या फिर डिस्टर्बेंस ऑफ फ्लूइड के बाद भी काली कार्ब बहुत अच्छा काम करती है। क्लास ने एक स्टेटमेंट दी है काली ग्रुप के लिए दैट इट इज अ वेरी इफेक्टिव ग्रुप फॉर डिस्टर्बेंस इन सर्कुलेशन ऑफ फ्लूइड। ये क्लास का स्टेटमेंट है। इसके बाद हम बात करते हैं सिफिलिटिक रेमेडी पे। सिफिलिटिक रेमेडी कौन सी है? काली बाइक, क्रोमियम और काली आयोड। काली बाइक के अंदर क्या होता है? काली बाइक इतनी सिफिलिटिक है कि उसके जो अल्सर्स होते हैं वो बहुत पंच आउट, परफोरेट कर देते हैं नेजल ऑफ सेप्टम को, या फिर जिस भी ऑर्गन पे वो होते हैं वहाँ पे पंच आउट कर देते हैं। अब पोटेशियम इज अ डीप लेयर प्रेजेंट डीपली, तो इसके जितने भी चेंजेस होते हैं, सिम्टम्स होते हैं, वो फंक्शनल लेवल पे कम, स्ट्रक्चरल लेवल पे ज़्यादा होते हैं। तो ऑर्गन का परफोरेशन हो जाता है सिफिलिटिक कंडीशन में। काली बाइक के डिस्चार्जेस भी बहुत पेक्यूलियर हैं। उसके डिस्चार्जेस कहते हैं बहुत टफ, थिक, स्ट्रिंजी डिस्चार्जेस। वो एक पार्ट पे एडहेयर करेंगे और बाद में जब उन्हें पुल करना चाहेंगे तो एक स्ट्रिंग में ड्रॉ हो जाएंगे, विच इज द पेक्यूलरिटी ऑफ काली बाइक्रोमियम। ये हमें और किसी ड्रग में नहीं मिलता, क्रोकस वगैरह में है, पर वहाँ से हैंग डाउन करता है, यहाँ पे वो चिपक जाता है, उसको हमें एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। इसके बाद हम बात करते हैं काली ब्रोम की, विच द साइकोटिक रेमेडी। अब काली ब्रोम ऐसी रेमेडी है जिसमें सारा नर्वस और मेंटल सिम्टम्स निकल के आता है। जितना भी काली का एब्सेंट माइंडेडनेस, फॉरगेटफुलनेस है, वो सब हमें काली ब्रोम में मिलता है। समनैम्बुलिज्म, नाइट टेरर, रात को उठ के वो वॉक करने लगते हैं, उनको कोई कॉन्सोलेशन नहीं चाहिए, अपने भी लोग उनको समझाएंगे तो उनको नहीं समझ में आएगा। और काली ब्रोम का इतना लेवल है, उनको इमेजिनरी एम्बैरेसमेंट होती है। हमने पढ़ा काली ब्रोम, काली के ग्रुप को हमेशा लोग चाहिए आसपास, लेकिन हमने क्या ये देखा, अगर लोग नहीं होंगे तो वो क्या करेंगे? लोग नहीं होंगे ना, तो वो अपने आसपास इमेजिनरी ऑडियंस क्रिएट कर लेंगे, फैंटेसीज क्रिएट कर लेंगे, उनको हेलुसिनेशंस होंगे। काली ब्रोम में एलेंस में लिखा है फ्रॉम इमेजिनरी बिजनेस एम्बैरेसमेंट, क्योंकि उन्होंने वो चीज़ इमेजिन करी तो उनको उस चीज़ से एलिमेंट स्टार्ट हो गए। वो चीज़ एक्चुअल में नहीं हुई थी, सिर्फ उनको एलिमेंट्स आए उस चीज़ की वजह से। और काली ब्रोम में एपिलेप्सीज हैं, एपिलेप्सीज भी जो कि किसी रूटिनिस्टिक चेंज की वजह से हैं, न्यू मून आने पर है या फिर मेंसेस आने पर उनको ये चेंजेस आते हैं। काली की रेमेडीज स्किन कंप्लेंट्स में बहुत अच्छा एक्ट करती हैं। काली ब्रोम स्पेशली द लीडिंग रेमेडी फॉर सोरियासिस, एंड आई विल कंक्लूड माय lecture with the main Kali points, which are weakness, edema, morning aggravation and backache. Thank you. थैंक यू डॉक्टर गरिमा। किसी का कोई क्वेश्चन? दोनों स्पीकर्स में किसी पे भी किसी भी टाइप का कोई क्वेश्चन हो? गुड, मतलब सब समझ गए। जी जी। गीता मैडम ने बोला था कि एग्जामिनेशन किए थे जी, तो लूज मोशन हो जाएगा, उल्टी हो जाएगी, है ना, और वो अपने आप ठीक हो जाएगा एग्जाम खत्म होने के बाद। बस 15 दिन एग्जाम चलेगा तो हो जाएगा, एग्जाम ही नहीं कर पाएगा तो करेगा। अच्छा बढ़िया। सर मैंने ये भी बोला था कि वी हैव टू सी द सिवियरिटी ऑफ इलनेस। अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी कि उसको हम जैल्सीनियम 30 दे दें तो हम देंगे, बट यही एक फ़र्क है कि माइज़म में, और हमें देखना है कि क्या इंडिस्पोजिशन है और क्या डिजीज़ बन गई है, कहाँ माइज़म इन्वॉल्व हो गया है।
There is a thin line between indisposition and the real chronic disease or acute disease. This only comes with experience कि हमें कहाँ मेडिसिन देनी है और कहाँ नहीं. हम बहुत ज़्यादा वेट नहीं करेंगे कि वो क्या बोला आपने कि वो बेहोश ही हो जाए डायरिया करके वो एग्ज़ाम ही ना दे पाए. अगर इतनी सिवियरिटी हम देखेंगे ना, वी हैव टू सी द सिवियरिटी ऑफ डिजीज, और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो ऑफ कोर्स वी विल गिव मेडिसिन फॉर दैट. थैंक यू. लिम्बिक सिस्टम किसने पढ़ा है? तुमने पढ़ा है? तो जिनका लिम्बिक सिस्टम खराब है वो सुनी हुई एंजाइटी होगी. पढ़ा है? कैसे कंट्रोल करोगे? बहुत बड़ों की कहावत है कि बुद्धि पे नहीं मारना चाहिए, है ना? क्यों नहीं मारना चाहिए? क्योंकि सब कुछ तो यहीं पे ही है. वो जो एंजाइटी दे रहा है, वो जो आपको फियर दे रहा है, वो भी सब कुछ यहीं पे है. सब कुछ लिम्बिक सिस्टम पढ़ लिया क्या? हाँ, गुड, पढ़ लिया ना? बस. तो और कोई क्वेश्चन किसी का? जी बता बेटा. Constitution is healthy and indisposition is illness. And in chronic diseases, we consider it is written in Aporism 7. We have to give regard to the miasm and the accessory circumstances. We have to give regard to the physical constitution of patient. We have to give regard to his moral and intellectual disposition. We have to count. We have to see what is his mode of living and what is his habit. We have to give regard to all these accessory circumstances. And constitution is a healthy constitution, right? Thank you. समझ में आ गया बेटा? आगे समझ में? श्योर? बताओ क्या बताया डॉक्टर? नहीं आया. नहीं आया? अच्छा, नहीं बताओ क्या बताया डॉक्टर?